हेलो नमस्कार जय हिंद सभी को। कैसे हैं आप सब। मैं विकास गुप्ता लेकर आया हूँ आपके बीच सेकंड चैप्टर। दोस्तों हम तैयारी कर रहे हैं टीजीटी पीजीटी कॉमर्स क्लासेस की। टीजीटी पीजीटी कॉमर्स क्लासेस का एक ऐसा प्लेटफॉर्म जहाँ पर आपको टीजीटी पीजीटी कॉमर्स से रिलेटेड जितनी भी इंफॉर्मेशन है, कंटेंट है, सारा सिलेबस डिटेल्ड में डिस्कस कराया जाएगा, पॉइंट टू पॉइंट, टॉपिक टू टॉपिक, रेगुलर बेसिस पर। कोई भी दिन स्किप नहीं होगा, संडे को छोड़ करके, या अगर कोई इमरजेंसी आ जाती है तो एक अलग विषय है। बाकी कोशिश है कि ज़्यादा से ज़्यादा कंटेंट आप तक पहुँचे। एमसीक्यू की प्रिपरेशन हम लोग करेंगे साथ साथ में बाय द एंड ऑफ द चैप्टर। और जब हमारा सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा तो उसके साथ साथ हम तैयारी करेंगे प्रैक्टिस की, जहाँ पर केवल और केवल एमसीक्यू होंगे। तो मैं ये मानता हूँ कि अगर हम अभी से इस चीज़ के लिए लग जाए, हालांकि पहले से ही लगे हुए होंगे क्योंकि एग्ज़ाम अगस्त में होना था, फिर सितंबर, अक्टूबर, नवंबर और अब तो दिसंबर भी स्टार्ट होने वाला है, बट अभी तक तो कोई खबर है नहीं, कमेटी पूरी नहीं है क्योंकि अभी तक। तो ठीक है, कुछ बच्चे ऐसे भी होंगे सॉरी, कुछ बच्चे ऐसे भी होंगे जिनकी बहुत ज़्यादा प्रिपरेशन होगी, और कुछ ऐसे भी होंगे जिनको थोड़ा टाइम चाहिए होगा, तो उन्हें सफिशिएंट टाइम मिल जाएगा। तो अभी मैं देख रहा हूँ हाल ही में कुछ बच्चे जो हैं वो सर्च कर रहे हैं कि कहीं पर उन्हें टीजीटी पीजीटी कॉमर्स की क्लासेस मिल जाएं। तो उन्हें टीजीटी पीजीटी कॉमर्स की क्लासेस मिल तो रही हैं, लेकिन वो सारी की सारी रिकॉर्डेड है, कोई भी नया सिलेबस नहीं आ रहा है। और दूसरी चीज़ जो मैं बच्चों को देख रहा हूँ कि प्रॉब्लम उन्हें आ रही है, कहाँ पर प्रॉब्लम आ रही है, उन्हें प्रॉब्लम आ रही है कि हमारी जो बुक्स हैं, कौन सी बुक्स पढ़नी है, क्या कंटेंट है, क्या सिलेबस है, टॉपिक्स ये इन्वॉल्व है नहीं है, क्या चीज़ें हैं, बेसिक टू एडवांस कैसे जाना है। सबसे बड़ी प्रॉब्लम आती है बेसिक टू एडवांस, कि बेसिक से एडवांस तक की जर्नी कैसे तय करें। कुछ बेसिक में रह जाता है, कुछ एडवांस कर लेते हैं, लेकिन हमें दोनों में पैरेलल लेकर के चलना है, बेसिक टू एडवांस जाना है। तो यहाँ पर आपकी उसकी भी तैयारी की जाएगी, है ना। तो अगर आप पहली बार इस चैनल के साथ जुड़ रहे हैं और पहली बार आप वीडियो देख रहे हैं, तो आप इससे पहले जो हमारी वीडियोस रिकॉर्डेड हो चुकी हैं वो आप देखिए, ताकि आपको पता चल सके कि हमने किन किन टॉपिक्स पर बात की है। आपको वो टॉपिक्स रिवाइज हो सकें, समझ में आ सकें, आप उन पर अपना फीडबैक दीजिए कि क्या उनमें कहीं कोई टॉपिक, कोई पॉइंट तो नहीं रह गया है। हालांकि कोशिश मैं यही कर रहा हूँ कि मैक्सिमम आपका जो सिलेबस है उससे रिलेटेड जितने क्वेश्चन पूछे गए हैं और जितने क्वेश्चंस पूछे जाने की एक्सपेक्टेशंस हो सकती है, या कितने क्वेश्चंस बनने की पॉसिबिलिटीज उन टॉपिक से हो सकती है, तो वो सारा ट्रेंड वगैरह देख करके वो आपके साथ डिस्कस किया जा रहा है। तो चलिए इसी के साथ शुरू करते हैं आज का पहला टॉपिक, सेकेंड चैप्टर। और आपका टॉपिक रहा आपकी स्क्रीन पर, और टॉपिक का नाम है जर्नल लेजर ट्रायल बैलेंस एंड रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर। देखिए, हमें डिटेल में तो कोई कुछ पढ़ना नहीं है, हमें बेसिक इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए, और उस बेसिक से हम एडवांस इन्फॉर्मेशन कर सकें, एडवांस क्वेश्चन कर सकें, इतनी स्किल्स हमारे अंदर होनी चाहिए। करेक्ट। क्योंकि आपसे डिस्क्रिप्टिव में सॉल्व कराने के लिए नहीं आएगा, आपसे डिस्क्रिप्टिव लिखने के लिए नहीं आएगा, आपसे सीधा सीधा एमसीक्यू पूछा जाएगा। आंसर आता है वेल एंड गुड है, नहीं आता है तुक्का लगेगा, 25% की पॉसिबिलिटीज है, बात खत्म। तो या तो होगा या नहीं होगा। तो बेसिक इंफॉर्मेशन अगर होंगी, और लेकिन खाली बेसिक से काम नहीं चलेगा, उन बेसिक इंफॉर्मेशन से हम एडवांस कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं, वो स्किल्स हमारे अंदर होनी चाहिए। चलिए इसी के साथ शुरू कर रहे हैं। जर्नल लेजर ट्रायल बैलेंस एंड रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर। सबसे पहले जर्नल की बात कर रहे हैं। जर्नल का मतलब होता है रोजनामचा। जर्नल का मतलब क्या होता है? रोजनामचा। ठीक है, तो सबसे पहले हम जर्नल की ही बात करेंगे, जर्नल विद रोजनामचा। ठीक है, चलिए, तो जर्नल विद रोजनामचा, रोजनामचा हिंदी में, है ना। क्या कहते हैं इसको? डे बुक भी कहते हैं, इसकी अल्टरनेटिव नेम है बुक ऑफ ओरिजिनल एंट्री भी कहते हैं। ठीक है, प्रारंभिक लेखे की पुस्तकें, और प्राइमरी बुक भी कहते हैं, प्रारंभिक खाता बही, है ना। प्रारंभिक
बुक ऑफ ओरिजिनल एंट्री प्रारंभिक लेखा की पुस्तकें, प्राइमरी बुक प्रारंभिक पुस्तक। क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर का मतलब होता है क्रमबद्ध, और मैंने क्रमबद्ध आपको पहले चैप्टर में अच्छे से डिस्कस किया था, एज पर डेट। एज पर डेट आप ये किसके अकॉर्डिंग करते हैं? डेट वाइज, पहले, आज, कल, परसों, फिर नेक्स्ट, फिर नेक्स्ट, फिर नेक्स्ट, फिर नेक्स्ट, फिर नेक्स्ट, फिर नेक्स्ट, फिर नेक्स्ट। क्लियर? 3 चीजें क्या क्या? डे बुक कहा जाता है, बुक ऑफ ओरिजिनल एंट्री कहा जाता है, प्राइमरी बुक कहा जाता है। पहला क्वेश्चन बन गया। किस ऑर्डर में रिकॉर्ड किए जाते हैं? क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में रिकॉर्ड किए जाते हैं। दूसरा क्वेश्चन बन गया, जर्नल डज नॉट प्रोवाइड द रिक्वायर्ड इंफॉर्मेशन ऑन प्रॉम्प्ट बेसिस। अब देखिए इसका फॉर्मेट देखते हैं, वहां से फिर चीजें समझ में आएंगी। ये हमारा जर्नल का फॉर्मेट होता है, रोजनामचे का प्रारूप। फॉर्मेट का मतलब होता है प्रारूप, और जर्नल का मतलब होता है रोजनामचा। तो इसमें 5 कॉलम होते हैं। पहला डेट का, दूसरा पर्टिकुलर्स, तीसरा लेजर फोलियो, चौथा अमाउंट डेबिट, और 5वां अमाउंट क्रेडिट। यहां पर आपकी डेट लिखी जाती है। अब जैसे सपोज करो आज है ना, और आज हमने कोई ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड करी है, ऐसी 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 मैं रैंडम मान करके चल रहा हूं। जैसे सपोज करो 1 अप्रैल ही है, 1 अप्रैल 2022। मैंने लिखा है यहां पर परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, मतलब क्रय खाता ऋणी रोकड़ खाते का, क्रय खाता ऋणी रोकड़ खाते का। ठीक। अब ये जो मैंने ट्रांजैक्शन करी है, फिर अगले दिन क्या आ गया? 2 अप्रैल 2022। फिर मैंने दूसरी ट्रांजैक्शन करी, तीसरी, चौथी, पांचवी, छठी, फिर 3 तारीख को करी मैंने। तो ये जो है ये चलता रहेगा, ये पूरे महीने तक क्या होता रहेगा? चलता रहेगा। अब अगर मुझे एक बात बताओ, अगर यहाँ पर मैं बहुत सारी मैंने परचेज लिखी हुई है, बहुत सारी मैंने सेल्स लिखी हुई है, फिर मैंने परचेज लिखी, फिर मैंने सेल्स लिखी, फिर मैंने रिसीव्ड लिखा, फिर मैंने पेमेंट लिखा, फिर मैंने फर्नीचर लिखा, फिर मैंने कैश लिखा, फिर मैंने बैंक लिखा, फिर मैंने परचेज लिखा, बहुत सारी ट्रांजैक्शन है, मल्टीपल ट्रांजैक्शन है, मल्टीपल ट्रांजैक्शन है, या मल्टीपल लेखे हैं, जो बहुत सारे लेखे हैं जो इसमें रिकॉर्ड किए हुए हैं। और मैं ये जानना चाहता हूं मंथ के एंड में, मतलब 30 अप्रैल को, मैं ये जानना चाहता हूं मेरा कुल क्रय कितना है, टोटल परचेज, मेरी टोटल परचेज कितनी है, मेरी टोटल परचेज कितनी है। तो इसके बेसिस पर मुझे फाइंड आउट करने में समय भी लगेगा, और हो सकता है कि मैं एक्यूरेट इंफॉर्मेशन भी ऑब्टेन ना कर पाऊं, सही जानकारी भी ना ले पाऊं। तो उसके लिए मैं क्या करता हूं? उसके लिए मैं आगे जाता हूं, मतलब आगे मतलब दूसरे प्रोसेस पर, जिसको कहते हैं हम लेजर। क्या कहते हैं? लेजर। जहां पर जो इसका लिमिटेशन है ना, जर्नल का लिमिटेशन है क्या, कि जर्नल डज नॉट प्रोवाइड द रिक्वायर्ड इंफॉर्मेशन, आवश्यक सूचनाओं को तत्काल रूप से उपलब्ध नहीं कराता। क्या मतलब है इसका? जो हमारा रोजनामचा है वो जरूर आवश्यक सूचनाओं को तत्काल प्रभाव से उपलब्ध कराने में सक्षम नहीं होता। तो उसमें कौन सक्षम होता है? ये इसका लिमिटेशन है। इस लिमिटेशन को दूर कौन करता है? हमारा भाई साहब लेजर। लेजर से हमारा ये जो लिमिटेशन है ये पूरा होता है। कई बार एमसीक्यू बन जाता है, जर्नल डज नॉट प्रोवाइड द रिक्वायर्ड इंफॉर्मेशन ऑन प्रॉम्प्ट बेसिस, दिस लिमिटेशन हैज बीन सॉल्व्ड बाय द, तो लेजर विल बी द आंसर। क्लियर है? और ये सब आपको पता चली गया। डेट मतलब दिनांक, पर्टिकुलर्स मतलब विवरण, लेजर फोलियो का मतलब होता है खाता पृष्ठ संख्या।
ये कई बच्चों को पता भी नहीं होता है। खाता पृष्ठ संख्या का मतलब होता है, देखो जैसे क्रय खाता है तो क्रय खाता को हम लेजर में लिखेंगे, मतलब इसके लिए क्या होगा, इसके लिए हम अलग पुस्तकें बनाएंगे, इसके लिए हम क्या करेंगे, अलग पुस्तकें बनाएंगे। तो अलग पुस्तकों में हम उस पुस्तक का नाम दे देंगे परचेज अकाउंट। क्या नाम दे देंगे, परचेज अकाउंट। और जितनी भी परचेज हैं वो सारी परचेज इसमें रिकॉर्ड होनी शुरू हो जाएंगी। तो एट द एंड ऑफ द मंथ या एक टाइम पीरियड के बाद अगर मुझे ये चेक करना है कि हमारी परचेज कितनी है, तो मैं इसके बेसिस पर आसानी से उस इंफॉर्मेशन को प्रोवाइड कर सकता हूँ। और ये लॉन्ग टर्म के लिए मेरे पास रहती नहीं है। अभी जैसे एक फॉर एन एग्जाम्पल, एक बहुत छोटे से एग्जाम्पल के उदाहरण या एक उदाहरण के तौर पर आप समझ लीजिए, जैसे आपके आसपास दुकान होगी लोकल में जिनसे आपका डेली बेसिस पर सामान आता होगा। स्पेशली ऐसी जो शॉप्स होती हैं वो ग्रोसरी शॉप्स ही होती हैं जिनसे आप डेली बेसिस पर क्या लेते हैं, कभी बटर ले लिया, कभी ब्रेड ले ली, कभी आपने फैंस ले लिए, कभी आपने रस ले लिए, जिन्हें पापे भी बोलते हैं बहुत सारे लोग, है ना। तो ये सारी चीज़ें आप डेली बेसिस पर क्या करते रहते हो, नमकीन ले ली, बिस्किट ले लिए, बहुत सारी चीज़ें। तो वो क्या करता है, वो अपनी जो बुक होती है उसकी, है ना, उसकी जो बुक होती है वो उस बुक में आप एक पेज पर आपका नाम लिख देता है। जैसे सपोज करो मेरा नाम विकास है, क्या है, विकास। अब जो जो मेरे पास आता रहेगा, क्या, जो जो मेरे पास आता रहेगा, मतलब जो भी वो मुझे बेचता रहेगा तो वो मेरे खाते में क्या करता रहेगा, लिखता रहेगा कि मैंने ये माल बेचा, 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 ये माल बेचा। अब मुझे मेरे से उसे जो भी अमाउंट मिलता रहेगा वो उसे भी लिखता रहेगा। 250 रुपये प्राप्त हुए, 350 रुपये मिले, 150 रुपये मिले, 500 रुपये मिले, 1000 रुपये मिले, इस तरह से। फिर मैं कुछ टाइम के बाद 15, 20, 25, 30 दिन बाद इस शॉपकीपर के पास गया और मैंने पूछा कि भाई साहब मेरा जो खाता है उसके बारे में बताओ, क्या बैलेंस बच रहा है, मेरे निकल रहे हैं, आपके निकल रहे हैं, क्या बैलेंस है। तो वो क्या करेगा, वो अपनी खाता बही खोलेगा, क्या करेगा, वो अपनी खाता बही खोलेगा और उसमें क्या करेगा, वो उसमें मेरे नाम का खाता खोलेगा और वो देख करके बता देगा कि आपने इतना सामान अब तक खरीदा है, इतना पैसा आया है, तो आपका बैलेंस इतना बच रहा है। क्लियर है बात। तो ये जो इन्फॉर्मेशन है ये हमें कहाँ से प्राप्त होती है, खाता बही से। अभी हम बात किसकी कर रहे हैं, जर्नल की। तो साहब फिर हम खाता बही ही तैयार क्यों नहीं कर लेते हैं, हम जर्नल प्रिपेयर ही क्यों करते हैं। देखिए एक जो दुकानदार होता है, जो एक शॉपकीपर होता है, वो एक वक्त में काफ़ी सारी ट्रांजैक्शन करता है, कोई एक अकेले ग्राहक को तो संभालता नहीं है। तो वो क्या करता है, वो उस ट्रांजैक्शन को, उस लेन देन को रफली रिकॉर्ड कर लेता है। बोलो कैसे रिकॉर्ड कर लेता है, रफली। उस बुक को क्या कर लेता है, रफली रिकॉर्ड कर लेता है। ये जो ये रफली रिकॉर्ड होता है ना, ये रफली रिकॉर्ड ही क्या कहलाता है, हमारा जर्नल कहलाता है। फिर इस रफली रिकॉर्ड से वो फेयर करता है किसमें, इसको फेयर करेगा किसमें, खाता बही में। तो ये होता है सिस्टमैटिक पैटर्न ऑफ रिकॉर्डिंग द ट्रांजैक्शन इन द बुक्स ऑफ अकाउंट। क्लियर है बात। जो कहते हैं ना कि साइंस कैसे है, अब समझ आ रहा है साइंस कैसे है। तो ऐसा नहीं है कि ट्रायल एंड एरर चल रहा है या कुछ भी चल रहा है, प्रॉपर मैनर है, तरीका है, सिस्टमैटिक है, क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में उन सब चीज़ों को रिकॉर्ड किया जाता है, तब जाकर के वो सारी चीज़ें हमें रिजल्ट प्रोवाइड करती हैं। यहाँ तक आई थिंक क्लियर हो गया सब कुछ। चलिए आगे बात करते हैं। और ये जो हो गया इसके बारे में, जो इसका फॉर्मेट है वो मैं आपको बता देता हूँ। क्लियर है, इसके फॉर्मेट के बारे में मैं आपको बता देता हूँ। देखिए ये मैंने आपको बता दिया, दिनांक, विवरण, खाता पृष्ठ संख्या, रकम डेबिट की और रकम क्रेडिट की। यहां पर आप डेबिट होने वाली मद को लिखेंगे कि क्या डेबिट होगा, यहां पर आप क्रेडिट होने वाली मद को लिखेंगे कि क्या क्रेडिट होगा। सॉरी, क्लियर है ना। और इसको बोलते हैं नरेशन। क्या बोलते हैं इसको, नरेशन। नरेशन क्लियर है। नरेशन मतलब जो हमें बताता है कि क्या ट्रांजैक्शन हमने रिकॉर्ड करी है, क्या ट्रांजैक्शन हमने रिकॉर्ड करी है, मतलब कि जो ट्रांजैक्शन हमने रिकॉर्ड करी है उसका विवरण क्या है, क्या
उसका विवरण क्या है। जैसे आपने माल खरीदा, तो बीइंग गुड्स परचेज, ये बिंग क्या है, बीइंग और फॉर क्या है, ये एब्रीविएटेड है जो किसी भी नरेशन से पहले यूज किए जाते हैं। आप चाहे तो इसे यूज कर लीजिए और आप चाहे तो इसे यूज कर लीजिए, इट्स योर चॉइस। चाहे तो आप ये लिख सकते हैं बीइंग गुड्स परचेज, है ना, या फॉर गुड्स परचेज, या हिंदी में तो सीधा सीधा लिखा जाता है खाता सॉरी माल खरीदने के लिए, है ना, बस बात खत्म हो गई। क्लियर है। यहां पर आप इसकी अमाउंट लिखते हैं और यहां पर आप इसकी अमाउंट लिखते हैं, तो डेबिट और क्रेडिट, ठीक है। टू को हम किससे का है ना, जैसे क्रय खाता ऋणी रोकड़ खाते का, तो ये जो का वर्ड है ये क्रेडिट को डिनोट करता है। क्लियर है, बाकी तो सब पता ही है। चलिए देखिए, ये पता है 11th क्लास में या 9th क्लास में जब पहली बार बच्चा कॉमर्स पढ़ता है ना, ये उसको इस तरह से समझाया जाता है। तो इसीलिए मैं कह रहा हूँ एक एक चीज़ बड़े डिटेल्ड में समझेंगे। और कई बच्चों को ऐसा भी लग सकता है कि कितना बेसिक करा रहे हैं, बहुत बेसिक है, तभी आप एडवांस कर सकते हो। अगर बेसिक नहीं होगा तो एडवांस कैसे होगा। और हाँ, एग्ज़ाम टाइम में बेसिक पर ही गड़बड़ हो जाती है, और बाद में कहते हैं इतना बेसिक सा लड्डू सा क्वेश्चन नहीं हो, है ना। चलिए, जर्नल एंट्रीज हैं, कुछ बेसिक जर्नल एंट्रीज मैं आपको बता रहा हूं। जैसे डिस्काउंट, डिस्काउंट का मतलब होता है छूट। छूट जो होती है वो दो तरह की होती है, ट्रेड डिस्काउंट और कैश डिस्काउंट। ट्रेड डिस्काउंट और कैश डिस्काउंट मतलब व्यापारिक छूट और रोकड़ा छूट। व्यापारिक छूट और रोकड़ा छूट। व्यापारिक छूट कब दी जाती है, माल बेचने के लिए, मतलब अधिक माल बेचने के लिए। और रोकड़ छूट किस लिए दी जाती है, तुरंत प्रॉम्प्ट पेमेंट के लिए, तुरंत भुगतान के लिए। तुरंत भुगतान के लिए। क्लियर है। तो ये कई बार यहां से भी क्वेश्चन बन जाता है, कैश विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट रिकॉर्डेड इन द बुक्स ऑफ अकाउंट्स। तो मैं आपको बता दूं, ये जो ट्रेड डिस्काउंट होता है ना, मैं पेन चेंज कर देता हूं यहाँ पे, ये जो ट्रेड डिस्काउंट होता है, ठीक है, बहुत बेसिक है। ये जो ट्रेड डिस्काउंट है इसे नॉट रिकॉर्डेड इन द बुक्स, इसे कभी भी लेखा पुस्तकों में रिकॉर्ड नहीं करते। इसको किया जाता है, यस, इसको रिकॉर्ड किया जाता है। इट इज रिकॉर्डेड इन द बुक्स ऑफ अकाउंट्स। क्लियर कहानी, क्या इतनी बात समझ में आ गई। दूसरी बात, जो रोकड़ छूट है, कैश छूट है, कैश डिस्काउंट जो है ना, कैश डिस्काउंट जो है वो क्यों प्रोवाइड की जाती है, वाई वी अलाउ द कैश डिस्काउंट, ज्यादा माल बेचने के लिए, ग्राहकों को आकर्षित करने के लिए, कम समय में भुगतान करने के लिए, या सभी। तो साहब, समय पर भुगतान या तुरंत भुगतान करने के लिए। और व्यापारिक छूट क्यों दी जाती है, ताकि आप ज्यादा सामान बेच सकें। क्लियर है। एक एग्जांपल के थ्रू इसको आसानी से समझेंगे तो वो आपको क्लियर हो जाएगा। क्लियर है, ये वाली बात समझ आ गई होगी आपके। देखिए, अगर कोई व्यापारी माल बेचता है लिस्ट प्राइस पर, अंकित मूल्य पर, तो अंकित मूल्य कितना है, 20,000। अंकित मूल्य पर कोई व्यापारी 20,000 के अंकित मूल्य पर माल बेचता है और व्यापारिक छूट देता है कितनी, 10% की, और 2% की रोकड़ा छूट देता है। तो उसका लेखा करना है। देखिए, अंकित मूल्य कितना है, लिस्ट प्राइस 20,000 माइनस व्यापारिक छूट कितनी है, 10%। कितनी है, 10%। तो 20,000 का 10% क्या होगा,
10% ऑफ 20,000, 2,000 रुपये। इसका मतलब अगर आप दुकान पर गए, है ना, ये एक शॉप है, ये आप हो, आप शॉप पर गए, आपको कोई एक आर्टिकल क्या आ गया, पसंद आ गया, अब आप सोच रहे हैं इसको खरीद लें। आप क्या सोच रहे हैं, इसको खरीद लें। आपने पूछा इसकी कॉस्ट कितनी है साहब, उसने कहा 20,000 रुपये। उसने कहा आप कितने की लगा देंगे, तो उसने कहा मैं 10% इस पर ऑफ कर दूंगा। तो आप सोच रहे हो कि अच्छा 20,000 की कॉस्ट है, 10% मतलब 2,000 का इस पर डिस्काउंट, तो आपको वो कितने की मिलेगी, 18,000 की। वो इतनी बात समझ में आ गई। तो आप कितने की तो जो व्यापारी है वो एक्चुअली कितने की गुड्स बेच रहा है, 20,000 की, 18,000 की, 18 एक्चुअली कितने की बेच रहा है, वास्तव में कितने की बेच रहा है। देखिए कई बच्चे ये सोचते हैं कि 20,000 में 18,000 क्यों लिखे गई, इन 2,000 का लेखा क्यों नहीं लिखा गया, इसके साथ नाइंसाफी क्यों की गई। देखिए व्यापारी जितने में बेचेगा वो उतना ही लिखेगा। तो व्यापारी, अब आप मुझे बताइए, व्यापारी 20,000 में बेच रहा है या 18,000 में, 18,000 में। व्यापारी कितने में तैयार है, 18,000 में बेचने के लिए तैयार है। इसीलिए हमारा जो विक्रय है, विक्रय खाता, क्या विक्रय खाता, वो कितने से धनी हो जाएगा, क्रेडिट हो जाएगा 18,000 से। कैसे आया, 20,000 में से 10% ऑफ 20,000 क्या कर दिया हमने, माइनस कर दिया, जो हमने यहाँ पर किया। क्या ये बात समझ आ गई थी। अच्छा इसके बाद क्या कह रहा है, अब आपने कहा कि भाई मैं आपको 18,000 तो नहीं दे सकता, मैं अब आपको क्या ना, मैं और परसेंट 2% का डिस्काउंट और लूंगा। तो अब आपको और डिस्काउंट मिल गया, कैश डिस्काउंट 2%। तो 18,000 का 2% कितना होता है साहब, 360 रुपये। 2% ऑफ 18,000। अब इसको लिखा जाएगा, इसको क्यों लिखा जाएगा साहब, क्योंकि व्यापारी माल कितने पर बेच रहा है, 18,000 पर, लेकिन उसको प्राप्त कितने हो रहे हैं, 17,640, मतलब 17,640। तो माल कितने पर बेचने के लिए तैयार हुआ, 18,000 पर। कितने रुपए उससे उसने और कम लिए हैं आपसे, 360 रुपये। तो वास्तव में उसको कितने रुपए प्राप्त हुए, 17,640। तो इसका मतलब यह है कि स्टॉक जो कम हुआ है वो कितने का हुआ है, 18,000 का। कैश जो आया है हमारे पास वो कितना आया है, 17,640 का। तो कैपिटल में हमारे जो डिस्काउंट है वो कितने से माइनस हो जाएंगे, 360 से। ये हमारी अकाउंटिंग इक्वेशन है। क्या बच्चे, ये हमारी अकाउंटिंग इक्वेशन है। क्लियर है। अब आपको ये बात समझ में आ गई होगी ना कि व्यापारिक छूट का लेखा पुस्तकों में क्यों नहीं किया जाता। तो इसकी जो जर्नल है, जो रोजनामचा, इसका बन जाएगा रोकड़ खाता ऋणी, छूट खाता ऋणी और विक्रय खाते का। अच्छा मैं एक चीज और आपको बता देता हूँ, चलो वैसे इतनी डिटेल में ये ट्रांजैक्शन आपको किसी ने नहीं कराई होगी आज तक, इतनी तो मैं गारंटी ले सकता हूँ। मतलब 11th क्लास में ही कराई होगी, अगर कराई होगी तो, वैसे नहीं कराई होगी 11th क्लास के बाद। मैं आपको एक चीज़ और बताता हूँ, ये जो कैश डिस्काउंट और कैश अकाउंट और डिस्काउंट अकाउंट देख रहे हो ना, देख रहे हो ना, ये दोनों चीज़ें, ये दोनों, ये हमेशा साथ साथ चलते हैं, ये जुड़वा है, ध्यान रखना। कैसे हैं ये, जुड़वा है। अगर कैश ऋणी होगा तो डिस्काउंट भी ऋणी होगा, और अगर गलती से साहब कैश क्रेडिट हो गया ना तो डिस्काउंट भी क्रेडिट होगा। ये दोनों साथ साथ चलेंगे हमेशा, इन्हें अलग मत करना। कई बार बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि क्या होगा, तो मैं आपको बता रहा हूं कि ये दोनों हमेशा साथ साथ होंगे। अब जिनको पता है वो ये मत सोचना कि इतनी बेसिक सी बात बता रहे हैं। क्लियर है। चलिए, और ये आपकी नरेशन हो गई, विवरण। बीइंग गुड सोल्ड, 10% ट्रेड डिस्काउंट एंड 2% कैश डिस्काउंट। बहुत सिंपल। चलिए साहब आगे बढ़ते हैं। एक होता है हमारा रिबेट। अब रिबेट क्या होता है, कई बार बच्चे डिस्काउंट और रिबेट में ही अंतर भूल जाते हैं कि डिस्काउंट और रिबेट दोनों सेम है। नहीं साहब, दोनों अलग अलग हैं। रिबेट अगर सेलर विल पास, अगर सेलर दे रहा है,
और अगर परचेजर विल पास, अगर खरीदने वाला दे रहा है। चलिए क्या है, देखिए पहली बात तो एक चीज का ध्यान रखिए साहब, रिबेट जो दी जाती है वो आपको इंफीरियर गुड्स पर दी जाती है। अब सर इंफीरियर गुड्स क्या होते हैं? बेटा इंफीरियर गुड्स होते हैं ऐसे जैसे कैसे एग्जांपल दूं, देखो आप एक तरह से समझ लीजिए, जैसे चावल होता है ना, चावल चावल है। अब जैसे आपकी आपकी सैलरी है ना, आपकी सैलरी है, आपकी सैलरी सपोज करो आपने टीजीटी पीजीटी, टीजीटी छोड़ो, आपने सीधा पीजीटी क्वालिफाइड कर लिया या टीजीटी भी चलो क्वालिफाइड कर लिया, दोनों के लिए अप्लाई करा होगा ना तुमने। तो सैलरी है आपकी सपोज करो 60K, 60,000 है। और अभी अपनी जो फाइनेंशियल कंडीशन है ना वो बहुत ज़्यादा अच्छी नहीं है, तो अभी अपन लोग क्या कर रहे हैं, 40 रुपीज़ पर केजी वाला जो है ना वो चावल खा रहे हैं। कितने रुपीज़ वाला चावल खा रहे हैं? 40 रुपये पर केजी वाला, है ना। और जैसी ही हमारी नौकरी लगी, हमारे पास महीने की तनख्वाह आने लगी कितनी, 60,000। तो मेरे बच्चे अब अब भी 40 रुपये पर किलो के चावल खाओगे? नहीं, अब आप इनकी क्वालिटी क्या कर दोगे, बढ़ा दोगे। और अब आप 100+ पर केजी वाले जो चावल होता है ना, मस्त बासमती चावल जिसको बोला जाता है, खिला हुआ दाना जिसका निकलता है, समझ गए ना, आप उसको करोगे। तो आपके लिए ये क्या हो गया, इन्फीरियर गुड्स हो गया। एक कहानी तो ये होगी, देखो इन्फीरियर मतलब जिसकी क्वालिटी लो होती है। यहाँ पर किसकी बात की जा रही है, आपने देखा होगा ना कुछ दुकान जैसे कुछ बेड शीट होती है या कुछ प्रोडक्ट होता है, तो वो होता तो सही है लेकिन उसकी पैकिंग या वो खुल जाता है ना, तो उसमें कुछ ना कुछ कमी आ जाती है, बाकी उसके अंदर का जो प्रोडक्ट होता है वो बिल्कुल सही होता है। तो जो सेलर होता है या जो दुकानदार होता है वो क्या करता है, वो उसके प्राइजेस को कम कर देता है, वो उसके प्राइजेस को क्या करता है, कम कर देता है। तो उसी को रिबेट कहा जाता है। तो सेलर अगर पास कर रहा है तो रिबेट अलाउड टू परचेजर अकाउंट, रिबेट अलाउड टू परचेजर अकाउंट। और अगर परचेजर कर रहा है तो सेलर अकाउंट डेबिट टू रिबेट रिसीव्ड अकाउंट, सेलर अकाउंट डेबिट टू रिबेट रिसीव्ड अकाउंट, कि हमें जो रिबेट है वो मिल गई। हालांकि इससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछा नहीं जाता, लेकिन फिर भी मैंने आपको बता दिया। मेन मोटिव मेरा ये था इसको बताने का कि ताकि आपको डिस्काउंट और रिबेट के बीच में डिफरेंस मालूम चल जाए, और अगर क्वेश्चन बनता भी है तो आप कर दीजिएगा। बैड डेप्ट, बैड डेप्ट क्या मतलब होता है, अशुद्ध ऋण, डूबत ऋण इसको बोलते हैं। अशुद्ध की जगह डूबत लिखो, डूबत ऋण। अब साहब ये डूबत ऋण क्या होता है, देखिए आप व्यापारी हैं, बिजनेसमैन, आप बैठे हुए हैं यहाँ पर, आपके पास एक ग्राहक आया, मूलचंद, चलो आपके पास एक ग्राहक आया मूलचंद, आया 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 आया, और इसने आपसे माल खरीदा, इसने आपसे माल खरीदा कुछ, और इस माल की कीमत है 15,000 रुपये। कितनी है इस माल की कीमत, 15,000 रुपये। ठीक, अब आपने क्या किया, आपने इसको एक बिल बना करके भेजा जिस पर मूलचंद ने कहा कि मैं इसका भुगतान 1 दिसंबर 2022 को कर दूंगा। कब कर दूंगा, 1 दिसंबर 2022 को कर दूंगा। अब उसने क्या करा, 1 दिसंबर 2022 को 15,000 का भुगतान ना करके 13,500 रुपये का पेमेंट करा। कितने का पेमेंट करा, 13,500 का पेमेंट करा। तो ये जो 1,500 रुपये हैं ये आपके लिए क्या हो गए, नुकसान। क्या हो गया आपके लिए, नुकसान। और यही नुकसान आपका डूबत ऋण कहलाता है। बोलो बात समझ में आ गई। अब एक चीज समझो, आपको कैश और इसकी ट्रांजैक्शन क्या बनती है, रोकड़ या बैंक खाता ऋणी, डूबत ऋण खाता ऋणी, देनदार खाते का, डेटार मतलब देनदार। देखिए कितना रिसीव होना था आपको, 15,000। कितना रिसीव होना था आपको, 15,000। भाई डेटार तो आपके 15,000 के हैं ना, देनदार तो आपके 15,000 के हैं। प्राप्त कितने हुए हैं, 13,500 के। तो कितने डूब गए, 1,500। बोलो बात समझ आ गई।
क्लियर है बात? अब कई बार ऐसा होता है कि कुछ टाइम के बाद ये जो मूलचंद जी हैं इनका विवेक जागा और इन्होंने कहा नहीं यार, ऐसे किसी व्यक्ति के पैसे नहीं मारने चाहिए। ऐसे किसी व्यक्ति के पैसे, मतलब इन्होंने मारे हैं, इन्होंने ये नहीं कहा है कि साहब मैं नहीं दे सकता, भाई इन्होंने कह दिया कि 13,500 रखने हैं रख लो, वरना मैं ये भी नहीं दे रहा। तो हमने कहा 13,500 दे दो, तो 1,500 रुपये डूब गए, इसलिए इनको डूबत ऋण कहा जाता है। तो यार ऐसे किसी के पैसे नहीं मारने चाहिए। तो उन्होंने क्या करा, इन्होंने 15 दिन बाद मतलब 16 दिसंबर 2022 को मुझे इसका भी पेमेंट कर दिया। तो इसका मतलब है कि मुझे बैड डेप्ट रिसीव हो गए, डूबत ऋण प्राप्ति। तो डूबत ऋण प्राप्ति में क्या करूंगा मैं, डूबत ऋण प्राप्ति तो मेरे लिए क्या है, फायदा है, इनकम है, तो उसको मैं क्या कर दूंगा, धनी कर दूंगा। और किस में मिली है, रोकड़ के रूप में मिली है, तो उसको मैं क्या कर दूंगा, ऋणी कर दूंगा। ये जो रूल्स हैं कि किसको हमें ऋणी करना है और किसको हमें धनी करना है, ये हमने पहले वाले उसमें करा था चैप्टर में, है ना। तो अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी ना, तो वो वीडियो आप देख लिए कि रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट क्या होंगे। तो इनकम है, इनकम को तो क्रेडिट करते हैं, और व्यापार में कैश क्या है, संपत्ति है, तो अगर व्यापार में कुछ आता है तो उसको डेबिट करता है, सिंपल है। अच्छा, कई बार क्या होता है, जो व्यापारी होता है ना, जो व्यापारी होता है, उस व्यापारी को पता होता है कि मेरे जो ये देनदार है ना, ये जितने भी लोग हैं जिनको मैंने क्रेडिट सेल करा है, ये सब मुझे पूरा पेमेंट नहीं करेंगे। तो यहां पर जो अकाउंटेंट होता है ना, जो बिजनेसमैन होता है, वो बैठा बैठा सोच रहा है, दिमाग लड़ा रहा है कि यार ये जो लोग हैं क्या ये सारा पेमेंट कर देंगे, कहीं अगर कोई मूलचंद जैसा मिल गया तो मेरा पैसा क्या हो जाएगा, डूब जाएगा। मेरा पैसा क्या होगा, डूब जाएगा। अब अगर मेरा पैसा डूब जाएगा तो मुझे क्या हो जाएगा, नुकसान। तो उस नुकसान की पूर्ति के लिए मैं क्या करूं, उस नुकसान की पूर्ति के लिए मैं क्या करूं, उस नुकसान की पूर्ति के लिए मैं एक खाता बनाता हूं। खाता किस चीज का, संचय का, मतलब एक संचय बनाता हूं, खाता, संचय खाता बनाता हूं। संचय खाता किस चीज का, डूबत ऋण का। किसका, डूबत ऋण। डूबत या अशोध्य ऋण भी बोल देते हैं इसको, अशोध्य ऋण। कि अगर भविष्य में डूब गया तो मैं उसकी पूर्ति यहां से कर लूंगा। तो इसका मतलब ये है, मैं इसको सबको रब कर रहा हूं, ये मैं यहां पर देखो, व्यापारी के पास क्या होता है, जनरली उसके पास मटके होते हैं। तो जैसे ये प्रॉफिट एंड लॉस का मटका है, जिसमें वो सारे का सारा लाभ क्या कर देता है, डाल देता है। तो इसमें से उसने कुछ पोर्शन निकाल करके इसमें डाल दिया, किसमें, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेप्ट या बैड डेप्ट, एक ही बात है, डाउटफुल डेप्ट और बैड डेप्ट। मतलब जो अशोध्य ऋण है, अशोध्य ऋण के लिए संचय, इसको कहा जाता है अशोध्य ऋण के लिए संचय। क्या कहा जाता है इसको, अशोध्य ऋण के लिए संचय। तो ये जो बनाया जाता है, किसमें से बनाया जाता है, प्रॉफिट एंड लॉस में से। तो प्रॉफिट एंड लॉस का बैलेंस क्या होगा, कम होगा, इसका मतलब आपका नुकसान होगा। तो इसलिए प्रॉफिट एंड लॉस को क्या कर देते हैं, डेबिट। और जो प्रोविजन होता है, ये होता है आपकी लायबिलिटी, दायित्व। इसे बनाना आवश्यक हो जाता है फर्म के लिए, अगर नहीं बनाओगे तो नुकसान हो जाएगा। तो इसलिए फर्म इन्हें बनाती है। इट इज अ ऑब्लिगेशन फॉर द फर्म, ठीक है। मतलब फर्म के लिए क्या है, ये बिजनेस के लिए क्या है, ये एक दायित्व है। तो इसीलिए प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेप्ट को हम क्या कंसिडर करते हैं, लायबिलिटी, दायित्व, इसीलिए उसको क्रेडिट लिख दिया जाता है। क्लियर है वाली बात। चलिए इसके बाद बात करते हैं आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस। अब आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस क्या होता है, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस को कहते हैं हम, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस क्या होता है, देखिए ये एक्रूअल ट्रांजैक्शन से रिलेटेड है। एक्रूअल है ना, एक्रूअल भी हमने पढ़ चुके हैं। देखिए मैं जो बेसिक टर्मोलॉजीज हैं वो तो मैं आपको सारी की सारी फर्स्ट चैप्टर में करा चुका हूँ। अब बस आप अगर पहली बार आए हो तो बस आपको इतना करना है कि आपको वो प्रीवियस जो प्लेलिस्ट मैंने बना रखी है
उस प्लेलिस्ट में जाना है और आपको जो पुरानी वीडियोस हैं उन्हें सर्च करना है, उन्हें देखना है। सर्च करने की ज़्यादा ज़रूरत नहीं है, ज़्यादा वीडियोस नहीं डली हुई है, 5 ही वीडियोस डली हुई हैं। ये हमारी 6ठी वीडियो है, दूसरे चैप्टर का पहला लेक्चर। क्लियर है? तो अब अगर आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस की बात करें तो देखिए हमारा एक ईयर है, ये हमारा ईयर है। ये जो है अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी और मार्च में मैंने इस डेट को, ये डेट है मेरी 14 मार्च 2022। यहाँ पर क्या है, यहाँ पर मेरे को क्या करना है, यहाँ पर मुझे क्या करना है, इसका पेमेंट है, इसका जो पेमेंट है, चलो इसकी छोड़ो, इसी को ही छोड़ो। अच्छा एक बात बताओ, ये जो मार्च मंथ है, कौन सा मंथ है, मार्च मंथ है, इस मार्च मंथ की सैलरी का पेमेंट मैं कब करूंगा, अप्रैल 1 को। कब करूंगा, अप्रैल 1 को करूंगा। कब करूंगा बेटा, अप्रैल 1 को। और आपको पता है अप्रैल 1 को आपका नया फाइनेंशियल ईयर स्टार्ट हो जाएगा, नया आपका वित्तीय वर्ष प्रारंभ हो जाएगा। तो इसका मतलब क्या है कि आपने 12 महीने में से कितने महीने की सैलरी दी है, 11 महीने की सैलरी दी है। इसका मतलब कितने महीने की और देना बाकी है, 1 महीने की देना बाकी है। तो ये जो 1 महीने की सैलरी आपको देना बाकी है, ये आपके लिए क्या कंसिडर होगी, बोलो, ये आपके लिए क्या कंसिडर होगी, आपके लिए लायबिलिटी कंसिडर होगी। क्या कंसिडर होगी, लायबिलिटी। तो ये दो चीजें हैं कि एक तो ये आपके लिए लायबिलिटी बनेगी, प्लस ये आपका करंट ईयर का एक्सपेंस भी है, करंट ईयर का एक्सपेंस भी है। ये जो खर्चा है, ये जो 1 महीने की सैलरी है जो आप 1 अप्रैल को पे करोगे, अगले वित्तीय वर्ष में पे करोगे, तो क्या ये अगले वित्तीय वर्ष का खर्चा है, नहीं, ये कौन से वर्ष का खर्चा है, जो इससे पहले का है, मतलब 2022-23 का, 2022-23 का। ये कौन से वित्तीय वर्ष का खर्चा है, 2022-23 का, जो अभी चल रहा है। और ये जो स्टार्ट होगा ये कौन सा होगा, ये 2023-24 होगा। तो ये जो खर्चा ये तो 22-23 का है ना, तो इसीलिए हम इसको क्या करेंगे, आउटस्टैंडिंग, मतलब अदत्त, क्या कंसिडर करेंगे, अदत्त व्यय। अदत्त व्यय मतलब देना बाकी। तो हमने 11 महीने का दे दिया है और कितने महीने का बच गया है, 1 महीने का बच गया है। तो इस 1 महीने के खर्चे को हम इसी साल में क्या कर लेंगे, रिकॉर्ड कर लेंगे। पेड बेशक इसमें किए जाएंगे, लेकिन हम रिकॉर्ड यहीं पर कर देंगे। क्योंकि मैंने आपको बताया भी था जब हमने प्रिंसिपल ऑफ अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स पढ़े थे, कि अगर आपका कोई इवेंट है या आपकी कोई ट्रांजैक्शन है जो अभी हुई है, लेकिन उसका जो भुगतान है, उसकी जो प्राप्ति है वो आने वाले भविष्य में की जाएगी, तो आपको उसे उसी वक्त क्या कर लेना है, अपनी खाता पुस्तकों में लिख लेना है। दैट इज द एक्रूअल कॉन्सेप्ट, दैट इज द एक्रूअल कॉन्सेप्ट। तो एक बात बताओ, इसमें 2 चीजें हैं, पहला क्या है, एक्सपेंस है, दूसरा क्या है, लायबिलिटी है। तो सबको पता है एक्सपेंस क्या होते हैं, ट्रेडिंग होते हैं। लायबिलिटी अगर बढ़ती है तो क्या होती है, क्रेडिट होती है। तो वही क्या है, एक्सपेंसेस अकाउंट डेबिट टू आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस अकाउंट। आशा है यहाँ तक बात क्लियर हो गई होगी। इसके बाद जब हम आगे बात करते हैं, तो आगे जब हम बात करते हैं तो वो आती है प्रीपेड एक्सपेंसेस की। देखिए ये वो ट्रांजैक्शंस हैं जिनसे क्वेश्चन सीधा सीधा पूछा जाता है। मैंने बेसिक परचेज, सेल, फर्नीचर परचेज, मैंने ये ट्रांजैक्शन नहीं लिया, मैंने ये ट्रांजैक्शन जान के लिए। प्रीपेड एक्सपेंस का मतलब होता है पूर्व दत्त। अरे ये तो नाम से ही पता चल रहा है भाई, पूर्व दत्त, पूर्व, पहले ही दत्त दे देना। अरे यार, कोई बच्चा है मेरे से ट्यूशन पढ़ रहा है, उसने क्या करा, उसने वो 11th क्लास में, अगली साल भी वो किस में पढ़ेगा, 12th क्लास में पढ़ेगा, केवल उदाहरण के तौर पर बता रहा हूँ मैं। तो उसने क्या करा, उसने मेरे को 12th क्लास की फीस का पेमेंट किस में कर दिया, 11th क्लास में पे कर दिया। तो एक बात मुझे बताओ, जो मुझे रिसीव्ड होगा, छोड़ो ये रिसीव्ड पेनी पेड की बात करते हैं, किसकी बात करते हैं, पेड पर ही बात करते हैं। चलिए, आप हैं, है ना, आपने क्या किया, आपने क्या किया, आप 11th क्लास में हैं, किस में हैं, 11th क्लास में हैं आप, और मैं, आप फिर 12th क्लास में पढ़ेंगे, किस में पढ़ेंगे, 12th क्लास में। आपने 12th क्लास का पेमेंट कब कर दिया, 11th क्लास में, और अभी आप किस में पढ़ रहे हैं, अभी आप यहाँ पर हैं। लेकिन आपने 11th क्लास को तो पेमेंट कर ही दिया, लेकिन साथ में आपने 12th क्लास का भी क्या कर दिया,
पेमेंट कर दिया। तो मुझे एक बात मुझे ये बताइए कि जब आपने इसका पेमेंट मुझे इस ईयर का पेमेंट करा तो आपने पेमेंट कैसा करा? एडवांस। कैसा करा? एडवांस। तो जो आपका खर्चा है, तो ये वाला जो आपका खर्चा है वो कौन से ईयर से जुड़ा हुआ है? करंट ईयर से या नेक्स्ट ईयर से? ऑब्वियसली सर नेक्स्ट ईयर से। तो नेक्स्ट, तो सपोज करो अगर आपने टोटल 5,000 दिए और 12वीं की फीस जो 12th की फीस है वो मेरी 2,000 रुपये है, तो करंट के कितने होंगे? 3,000। तो इस साल के लेखों में, इस साल की पुस्तकों में तो मैं इसी साल का लिखूंगा ना, तो इसमें से मैं कितने रुपए माइनस कर दूंगा? 2,000 माइनस कर दूंगा और कितने रुपए दिखाऊंगा? 3,000 रुपये। और ये जो 2,000 है ये मैं कहां पर पहुंचा दूंगा? एसेट साइड में, क्योंकि ये आपके लिए क्या बन जाएगी? संपत्ति। क्योंकि आपको 12th क्लास में वापस से इनका भुगतान करने की आवश्यकता नहीं रह जाएगी। क्या ये बात समझ में आ गई? तो ये इसमें जो हमारा एडवांस है इसमें दो चीजें बनती है, एक तो आपका खर्चा हुआ है, दूसरा आपकी ये क्या बन गई? एसेट बन गई। खर्चे को क्या करते हैं? खर्चे को क्या करते हैं? डेबिट। लेकिन यहाँ डेबिट नहीं होगा क्योंकि वो करंट ईयर से जुड़ा हुआ नहीं है, वो नेक्स्ट ईयर से जुड़ा हुआ है। तो इसलिए यहां पर जो खर्चा होगा वो अगली साल का खर्चा क्या हो जाएगा? कम। और जब खर्चा कम हो जाता है तो उसको करते हैं हम क्रेडिट, और जब एसेट बढ़ जाती है तो उसको करते हैं हम डेबिट। क्या ये बात समझ में आ गई? प्रीपेड एक्सपेंसेस अकाउंट डेबिट टू एक्सपेंसिव अकाउंट। क्लियर है ये वाली बात? क्लियर है ये वाली बात? तो कुछ ट्रांजेक्शन्स हैं जो अभी और करते हैं, एक दो ट्रांजेक्शन्स और करेंगे, बाकी की हम जो है वो कल डिस्कस करेंगे। इसके बाद आता है एक्रूड इनकम। एक्रूड इनकम क्या है? एक्रूड इनकम, देखिए मैं दो चीजें समझा रहा हूं आपको, एक्रूड इनकम और रिसीव्ड इन एडवांस। एक्रूड और रिसीव्ड इन एडवांस। अभी तो हम एक्सपेंसेस की बात कर रहे थे, अभी हम इनकम। एक बात मैं आपको बता दूं कि इनकम को क्या करते हैं हम? क्रेडिट करते हैं, है ना। इनकम को क्या करते हैं? क्रेडिट करते हैं। देखिए एक्रूड इनकम, अब अभी तो मैं आपको देने की बात कर रहा था, मतलब मैं अपने देने की बात कर रहा था, अब मैं आपसे लेने की बात करूंगा, मतलब अब मुझे प्राप्त होगा, मैं रिसीव करूंगा। देखिए अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी और मार्च, इस मंथ की पेमेंट है। कोई बच्चा है 11th क्लास में पढ़ रहा है और उसने 12th में भी मेरे से ही पढ़ा है। अब इस मंथ की इनकम है या इस मंथ की जो ट्यूशन फीस है, उसने इस मंथ की ट्यूशन फीस का पेमेंट मुझे करा है इस वक्त। इसका मतलब क्या हो गया? इसका मतलब ये हो गया कि मैंने मार्च की ट्यूशन फीस कमा तो ली पर प्राप्त नहीं हुई। बात समझ आ गई? प्राप्त नहीं हुई। अब मुझे अब अपने ऊपर लो कि आपने वो, जैसे आप लैंडलॉर्ड है, आपने अपने घर का एक जो फ्लोर है वो किराए पर दिया हुआ है, तो आप पहले महीने कोई जो आपके किराएदार हैं वो रह तो लिए, लेकिन उनका रेंट अभी तक आपको रिसीव नहीं हुआ है। तो आपने वो कमा तो लिया लेकिन आपको अभी तक वो प्राप्त नहीं हुआ है। तो ये आपकी क्या बन जाएगी? आपकी क्या बन जाएगी? एसेट बन जाएगी कि नहीं बन जाएगी? बताओ, एसेट बन जाएगी कि नहीं बन जाएगी आपकी? और इनकम तो है ही है क्योंकि आपने कमा ली है, तो आप उसे उसी महीने, मतलब मैं तो मार्च में ही रिकॉर्ड कर दूंगा ना उसे कि भाई मार्च की इनकम है, अब तो मिलनी मिलनी है, मेरा हक आ गया उस पर, तो इसलिए वो एसेट बन गई। और आपको पता है एसेट जब बढ़ती है तो कहाँ जाती है? डेबिट में। और इनकम को हम क्रेडिट करते ही करते हैं। तो बेटा एक्रूड इनकम हमेशा क्या होती है? डेबिट होती है। और इनकम रिसीव्ड हमारी क्या होती है? क्रेडिट होती है। क्लियर है? क्लियर है बेटा? ठीक है। इसके बाद आता है रिसीव्ड इन एडवांस और अनअर्न्ड इनकम। इसको उपार्जित बोलते हैं और इसको अनुपार्जित बोलते हैं। गड़बड़ हो गया, एक सेकंड दो। इसको क्या बोलते हैं? अनुपार्जित आय। इसको पार्जित बोलते हैं, इसको क्या बोलते हैं? अच्छा, इसको बता ही देता हूं। अनुपार्जित आय। अनुपार्जित आय क्या होती है? अब इसका उल्टा कर दो कि व्यक्ति ने मुझे 12th की फीस 11th क्लास में ही दे दी,
अभी मैंने कमाई भी नहीं है वो और मुझे प्राप्त हो गई। लैंडलॉर्ड ने आपको पूरी साल का जो रेंट है वो एक साथ पे कर दिया, मजे आ गए। तो अभी तो वो पूरी साल रहा भी नहीं है, अभी तो साल शुरू ही हुआ है, 6 महीने ही बीते हैं और उसने 6 महीने और का पेमेंट आपको कर दिया। तो आपके लिए तो क्या बन गई, वो एसेट नहीं बनेगी, अब आपकी जिम्मेदारी बन गई। अब आप उससे पैसा नहीं मांग सकते। तो जो रिसीव्ड इन एडवांस होता है वो क्या होता है, हमारा क्रेडिट होता है, क्योंकि लायबिलिटी बढ़ गई। और लायबिलिटी बढ़ गई है, पैसा पहले ही रिसीव हो गया है, तो वो इनकम आपकी किस में कन्वर्ट हो जाएगी साहब, डेबिट में। क्लियर है वाली बात? आई थिंक यहां तक जितनी, देखिए ये डेबिट और क्रेडिट का खेल है सारा। मैं एक क्लियरिफिकेशन कर देता हूं, अगर एसेट बढ़ेगी डेबिट होगा, लायबिलिटी बढ़ेगी क्रेडिट होगा, एक्सपेंसेस बढ़ेंगे डेबिट होगा, इनकम बढ़ेगी क्रेडिट होगा। क्लियर है? बात समझ में आ गई? इसके अलावा आपको चौथी चीज याद ही नहीं रखनी, खर्चे, लाइबिलिटीज, एसेट और इनकम। बात खत्म हो गई। ठीक है सर? तो यहां तक अभी आज हम यहां तक रोक रहे हैं। इसके बाद हम कल डिस्कस करेंगे एक एक टॉपिक पर और बाकी की जो जर्नल एंट्रीज हैं। तब तक आप चैनल को, अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। और अगर आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया है तो वीडियो को आप लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, सब्सक्राइब और लाइक कर दीजिए। और हाँ, शेयर करना ना भूलें, शेयर करना ना भूलें। ठीक है? तो मिलेंगे कल एक नए टॉपिक के साथ। तब तक अपना ख्याल रखिए, पढ़ते रहिए और हाँ, नोट्स ज़रूर बनाइए। मैं आपको बार बार बोल रहा हूँ, हर वीडियो में बोल रहा हूँ, नोट्स बनाइए। बहुत बड़ा इम्पैक्ट है नोट्स बनाने का। नोट्स बनाएंगे, तरीके से बनाएंगे, अपने तरीके से बनाएंगे, तो चीज़ें याद रहेंगी। ठीक है? तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, वीडियो को देखिए और नोट्स बनाइए। और अगर आपने अभी तक अपने फ्रेंड को चैनल सजेस्ट नहीं किया तो मैं आपको बता रहा हूँ, आप अपने फ्रेंड्स के साथ अच्छा नहीं कर रहे हो। अपने फ्रेंड को चैनल को शेयर कीजिए ताकि उसको पता चल सके एक ऐसा प्लेटफॉर्म भी आ गया है जो बेसिक से लेकर के सारी और इतनी डिटेल में एक्सप्लेनेशन करा रहा है कि अगर किसी बच्चे ने 5 साल पहले कॉमर्स छोड़ दी होगी तो उसको भी सब कुछ रिकॉल हो जाएगा, उसको भी वो कॉमर्स याद आ जाएगी। इतने बेसिक से कराया जा रहा है, इतना डिटेल्ड में कराया जा रहा है। बस उसके बदले क्या करना है, लाइक करना है, सब्सक्राइब करना है, शेयर करना है। मेरे लिए तो इतनी फीस काफ़ी है। आप सफल हो जाओ, इससे बड़ी फीस मेरे लिए कोई नहीं है। ठीक है? चलिए मिलेंगे कल एक नई वीडियो के साथ। तब तक जय हिंद सभी को।